हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम रिएक्ट सीखेंगे। सो बेसिकली आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को फॉलो करें, चाहे आपको रिएक्ट आता हो पहले से या ना आता हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्ट। एंड जब भी रिएक्ट्स में जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते चले जाएंगे फीचर्स रिएक्ट्स के को, तो मैं एक एक फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। हमारा जो फोकस है वो थ्रू आउट दिस वीडियो रिएक्ट्स के फंडामेंटल्स पर रहेगा, ना कि लुक एंड फील्स पर कि कुछ सी एस एस से अच्छा सा ये सी एस एस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ये सब वो सब नहीं ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा। लेटर पॉइंट ऑफ अ टाइम वी विल सी हाउ टू इंटीग्रेट अ मटेरियल यूआई ऑल्सो, बट पहले हम रिएक्ट्स के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप रिएक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन पर जाके देखोगे तो रिएक्ट बेसिकली है क्या। तो रिएक्ट बोलता है कि रिएक्ट जो है एक यूआई कंपोनेंट्स बनाने की एक लाइब्रेरी है। ये एक फ्रेमवर्क नहीं है एंगुलर जैसे। सो बेसिकली ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से मतलब क्या है कि ये जस्ट एक वन पर्पस को रिजॉल्व करती है। जब हम इसको सेटअप करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। राउटिंग के लिए अलग लाइब्रेरी चाहिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए अलग लाइब्रेरी चाहिए। इस तरीके से पीस ऑफ कोड्स को मिला मिला के हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं। रिएक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लेरेटिव स्टाइल्स ऑफ अ कोड कोड्स प्रोवाइड्स कराती है। डिक्लेरेटिव स्टाइल्स ऑफ कोड्स क्या रहते हैं? डिक्लेरेटिव स्टाइल से अगर आप देखोगे तो बेसिकली दो टाइप के पैराडिज्म रहते हैं, इम्परेटिव स्टाइल ऑफ अ कोड एंड डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ अ कोड। इम्परेटिव स्टाइल ऑफ अ कोड जहाँ पे जहाँ पे यूजर्स डिफाइन करता है कि उसको क्या चाहिए और यूजर्स ही डिफाइन करता है कि वो किस तरीके से अचीव होगा। बिल्कुल ऐसे कि जैसे अगर जावा का कोड आप लिखते हो तो वो सारे डिक्लेरेटिव इम्परेटिव स्टाइल ऑफ अ कोड्स हैं। अगर आप सिक्वल्स को देखोगे, सिक्वल्स जो क्वेरी लिखते हो कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस दिस दिस, तो ये जो कोड है इस टाइप का, ये डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ अ कोड है। यहाँ पे हम क्या है कि डायरेक्टली डिक्टेट कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। हम ये नहीं बताते कि क्या चीज़ किस तरीके से वो डेटा फैच होके आएगा। ओके, सो डिक्लेरेटिव स्टाइल कोड्स के बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं, तो वो अभी हम छोड़ देते हैं। लेट्स गो बैक टू द रिएक्ट साइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। रिएक्ट को किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद हम JSX को देखेंगे। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम टाइप स्क्रिप्ट्स यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट्स का एक ये रिएक्ट क्रिएट ऐप करके यूटिल्स प्रोवाइड कराई गई है रिएक्ट्स के द्वारा ही। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करें। ओके, और जो हम रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं वो टाइप स्क्रिप्ट्स के साथ सीखेंगे, ना कि जावा स्क्रिप्ट्स के साथ। तो आप कमांड ये प्रोवाइड एंटर करना है, फिर इसके बाद जस्ट अब इसमें क्या हो रहा है, ये npx क्या है, ये आपके नोड जेएस से आएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपने नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन 14 से अबव इंस्टॉल की हुई है। क्रिएट रिएक्ट ऐप जैसे एक यूटिल्स है, एकदम बॉयलर प्लेट क्रिएट करने के लिए। ये क्या करेगी, एक कंप्लीट सेटअप रिएक्ट का क्रिएट करके दे देगी हमारी, और उस ऐप का जो नेम्स है यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया गया है माई ऐप। और टेम्पलेट के बाद हम लैंग्वेज बता रहे हैं कि हमें टाइप स्क्रिप्ट्स में चाहिए। जावा स्क्रिप्ट्स में अगर चाहिए तो ये टेम्पलेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जावा स्क्रिप्ट्स में ये क्रिएट करता है। ओके, तो ये क्या है, पूरा का पूरा सारा सेटअप कर देगा, वेब पैक को, CSS से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग। सो लेट्स वेट फॉर दिस टू फिनिश। या सो अब क्या करना है कि अगर यहाँ देखोगे तो माई ऐप करके एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। हमें माई ऐप फ़ोल्डर्स के अंदर जाना है। और इसको आप अपने एडिटर्स में ओपन कर लें। मैं VS कोड यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं VS कोड में इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैकेज डॉट जेसन्स फाइल्स है और उसकी करस्पॉन्डिंग लॉग फाइल्स है। ये सारा का सारा सेटअप करके दे दिया है वेब पैक एवरीथिंग्स इस CLI ने। तो यहाँ पे पैकेज और जेसन्स को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ सारी की सारी डिपेंडेंसी डिफाइन की हुई है कि ये डिपेंडेंसी हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो डिपेंडेंसी मेजर्स जो रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाने के लिए, रिएक्ट डॉम्स जो डील करेगी हमारे डॉम के साथ, और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स जो सारी की सारी स्क्रिप्ट्स हैं कि बंडल किस तरीके से बनना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से वॉच मोड में चलेगा, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स इस लाइब्रेरी से आ रही हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में देखोगे तो मेजरली जो हमें स्टार्ट डेप सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, ये प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए, ये हमारे टेस्ट को रन करने के लिए। जो इजेक्ट्स है वो क्या करेगा, जो पैकेज यहाँ कंप्लीट बनाया हुआ है वेब पैक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको इजेक्ट कर देगा, जस्ट ओपन्स कर देगा।
ओके, ये लर्निंग पर्पस के लिए आप ये यूज़ करके देख सकते हैं, पर किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स इन सब में आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वन वे रहता है। आप एक बार रिजेक्ट कर दिए तो वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को जस्ट स्टार्ट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एसआरसी के अंदर जाके एक एक फाइल को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरीके से स्टार्ट होती है। ओके, तो जस्ट ओपन योर टर्मिनल। सो आफ्टर दैट जस्ट रन npm run start command। ये 300 पोर्ट्स पे स्टार्ट कर देगा रिएक्ट डेव सर्वर्स को। या सो ये देख रहे हो कि ये बाई डिफ़ॉल्ट पेजेस है जो रिएक्ट सर्व करता है, तो इसका मतलब अगर आप ये देख रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है वॉच मोड में। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एसआरसी के अंदर जाके। अगर एसआरसी में आप देखोगे तो यहाँ पे एक index.tsx फाइल्स है। इस index.tsx फाइल्स में अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने रिएक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है। तो पहला नियम, जब भी हम रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाएंगे उनका जो सिंटैक्स है वो एक्सटेंशन जो है वो tsx रहेगा। ओके, और हमें हमेशा रिएक्ट को फर्स्ट लेवल्स पे इंपोर्ट करना है। ये किस ओके, अगर आपको ये एरर शो कर रहा है कि JSX से रिलेटेड, सो बेसिकली इसका एरर क्या है कि BS कोड जो है टाइप स्क्रिप्ट का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा है और जो प्रोजेक्ट है वो लेटेस्ट वर्जन के साथ है। तो आपको क्या करना है, कमांड शिफ्ट P एंटर करना है। यहाँ पे जाके टाइप स्क्रिप्ट्स टाइप करना है, टाइप स्क्रिप्ट्स आ जाएगा। सेलेक्ट वर्जन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यूज वर्क स्पेस वर्जन कर देना है 4.7.4। ओके, तो ये सारी की सारी एरर आपकी चली जाएगी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक काम करते हैं हम लोग कि एसआरसी के अंदर जाके ये सारा की सारी फाइल्स जो हैं मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, लेट्स डू वन थिंग। ये जो एसआरसी है इसको कंप्लीटली डिलीट मार देते हैं। ओके, और ये सर्वर को यहाँ क्रॉस कर देते हैं। डन। ओके, अब नाउ लेट्स क्रिएट एसआरसी फोल्डर अगेन इनसाइड एसआरसी। सो बाई डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जैसे ही हम रिएक्ट स्क्रिप्ट्स के थ्रू अपना स्टार्ट करेंगे वेब पैक को, तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो एसआरसी के अंदर जाके index.tsx फाइल सर्च करता है। तो index.tsx फाइल्स को हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आपको हर चीज़ समझनी है कि हमने सारी चीज़ डिलीट कर दी है। ये एक बेस्ट तरीका है रिएक्ट को समझने के लिए, बजाय ऐसे ही एक्सप्लेन करने को। तो अब आपकी एक ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे ही हम index.tsx फाइल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें ऑलवेज़ रिएक्ट कंपोनेंट्स जब भी बनाते हैं, जैसे ये tsx कंपोनेंट्स है, तो हमेशा सबसे पहला काम रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। ओके, और जब इंपोर्ट करोगे तो ये याद रखना है कि ये रिएक्ट इस तरीके से ही रिटर्न करना है आपको, स्मॉल rtx इस तरीके से मत कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है हमें कि रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट करना है। रिएक्ट डॉम को भी इस तरीके से ही लिखना है। ओके, इससे नहीं आएगा ये। लेट मी डिलीट दिस। हाइफन डॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। या ये इस पैकेज से आएगा, पहले रिएक्ट डॉम से आया करता था, अब क्लाइंट्स पैकेज से आएगा। लेटेस्ट चेंजेस हैं ये। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमें कि आप ऐसे सोचो, जब हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स बना लेंगे उनको हमें एचटीएमएल में किसी कंपोनेंट्स में जाके इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको इंजेक्ट करने के लिए हम उस रूट को गेट कर लेते हैं। तो रिएक्ट कंपोनेंट्स ओके डॉट क्रिएट रूट। अब क्रिएट रूट क्या है कि ये हमसे एक एलिमेंट्स एक्सपेक्ट करता है, तो इसको हमें एक एलिमेंट्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या है कि हमें एलिमेंट्स की आईडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो पब्लिक्स में अगर आप जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमारा सर्वर चलता है तो कौन सा फ़ोल्डर सर्व होता है, पब्लिक फ़ोल्डर सर्व होता है। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर index.html जो फाइल्स है वो सर्व होती है। ठीक है,
मैं ये वो बोल रहा हूँ कि जब ये प्रोडक्शन पे चलेगा या डेप सर्वर चलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सर्व होती है, तो हमारी जो यहाँ पे जेएसएस फाइल्स बनती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे इंजेक्ट कराता है वेब पैक के थ्रू, ये कॉन्फ़िग इन्होंने की हुई है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डिव है जो एम्प्टी है और जिसकी आईडी रूट है, इसमें जाके हमारी की सारी रिएक्ट ऐप जो है इंजेक्ट होगी। ओके, तो इसकी आईडी जो रूट है, इसकी जगह लेट्स से कि मैं रख देता हूँ माई ऐप, कुछ भी आप रख सकते हो। तो ये माई ऐप जो है इसको कॉपी कर लेना है इधर से और इधर यहाँ पे प्रोवाइड करा देना है कि हम यहाँ बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये जो है एलिमेंट्स गेट करो, ये जो है आपको अच्छे से आता होगा, ये बिल्कुल अपनी एच टी एम एल्स की ए पी आईज हैं, इससे रिएक्ट का लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया कि माई ऐप नाम का एक कंपोनेंट्स है जिसकी आईडी माई ऐप है, वो हमने गेट कर ली, बेसिकली ये पूरी की पूरी डिप गेट कर ली। ओके, अब इस डेप के अंदर हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को इंजेक्ट करेंगे। ओके, ये क्या है, एक एच टी एम एल एलिमेंट्स है, एच टी एम एल। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब रूट जो है एक रेंडर फंक्शंस देता है। अब इस रेंडर फंक्शंस के अंदर क्या है कि हम अपना रिएक्ट कंपोनेंट पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि जस्ट एक डिप पास कर देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, हर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है हेलो वर्ल्ड के बिना। तो जस्ट हमने यहाँ पे एक डिप पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली अब क्या हो रहा होगा, इसको देखो, ये जो रूट पे जब ये रेंडर करेगा, ठीक है, ये रिएक्ट डॉम्स की लाइब्रेरी है, ये जो है डिप जो है ये इंजेक्ट हो जाएगी किसके अंदर, यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स कौन सा है, ये डिप। मतलब अब यूआई पे जाके, ब्राउजर पे अगर हम जाके देखेंगे तो इस डिप के अंदर एक और डिप मिलेगी जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके, अब इस एप्लीकेशंस को हम स्टार्ट करते हैं, npm रन स्टार्ट। अब ये डेप सर्वर चलाएगी, डेप सर्वर चलेगा, डेप सर्वर जब ओपन होगा तो वो क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर्स में जाएगा, पब्लिक फोल्डर्स में जाएगा तो क्या करेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सर्व करेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सर्व कर देगा। उसमें क्या करेगा कि हमारी जितनी भी जेएस फाइल्स हैं उनको ट्रांसपाइल करेगा, बेबल्स को यूज़ करके जेएस का बंडल्स प्रिपेयर करेगा, उसको उनके जो स्क्रिप्ट टैग्स हैं उनको सबको ऐड कर देगा एच टी एम एल डॉट फाइल्स में। लेट मी शो यू, अगर आप यहाँ जाके एच टी एम एल्स में अगर इसको देखोगे तो पहले तो हेड के अंदर चलो। ओके, अब हेड के अंदर जाके देखोगे, तो ये देखो, ये जो बंडल्स है ना ये कहाँ से आ रहा है, जब हमारा वेबपैक चलेगा ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है ना उसको मिनीफाइड करके इस बंडल्स के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, अब जैसे ये बंडल्स के अंदर आ जाएगा तो अब क्या है, इस बंडल्स के अंदर प्योर जेएस है जो हमारा ब्राउजर समझता है। ठीक है, अब यहाँ कोई रिएक्ट नहीं रही ना कोई जावा, जो JSX के सिंटैक्स हैं वो रहा। ठीक है, अब बॉडीज़ के अंदर चलो, बॉडीज़ के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारी एक आईडी है, एक डिव है माई ऐप करके, इस डिव के अंदर हम अपनी एप्लीकेशंस को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये इस तरीके से एप्लीकेशन जो है इंजेक्ट हो रही है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्ट है, ऐसे समझो कि चाहे कोई रिएक्ट हो, चाहे एंगुलर हो या वुई हो, ठीक है, वो बेसिकली चल कैसे रही है, फंडामेंटल फंडामेंटल बिल्कुल यही है, क्योंकि ब्राउज़र जो है वो जेएस समझता है, एचटीएमएल समझता है, सीएसएस समझता है, बाकी कुछ ब्राउज़र नहीं समझता है। ठीक है, तो उनको ब्राउज़र्स में पास करने के लिए क्या है, वो एक और जस्ट एक वे प्रोवाइड करा रहे हैं डेवलपमेंट को ईजी करने के लिए, एक सेट कर रहे हैं फ्रेमवर्क्स को, लाइब्रेरीज़ को। ठीक है, तो जब भी वेबपैक के द्वारा, वेबपैक क्या है, एक बिल्ड टूल है। ठीक है, तो जब भी हम इसके साथ बिल्ड ये सब बनाएंगे तो ये जो इंजेक्ट करने का काम है ये सारा का सारा वेबपैक कर रहा है। आई होप ये आपकी क्लियर हो चुका होगा कि रिएक्ट एप्लीकेशन किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से यहाँ इंजेक्ट होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से कंप्लीट बंद करते हैं। अब इस एसआरसी के अंदर चलते हैं, एक कंपोनेंट और बनाते हैं अपना ऐप डॉट टी एस एक्स फोल्डर, टी एस एक्स कंपोनेंट। जब भी रिएक्ट का कंपोनेंट्स बनाओगे तो उसका सिंटैक्स जो है वो क्या रहेगा, टी एस एक्स। सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया था, इंपोर्ट करोगे आप, सबसे पहला काम रिएक्ट, रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, रिएक्ट को आप जैसे इंपोर्ट कर लोगे, अब यहाँ पे क्या है कि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पे ध्यान देंगे, क्लास कंपोनेंट्स हम नहीं सीखने वाले। ठीक है,
तो यहाँ पे कॉन्स्ट, ओके, इसका नाम देते हैं ऐप। हमेशा यूज़ करना है कि ये जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो यहाँ कंपोनेंट्स का नाम रखा है वही यहाँ पे नाम रखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, पर एज अ गाइडेंस कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर्स है, ये नेमिंग कन्वेंशन हमको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक एरो फंक्शंस डिफाइन करते हैं, ओके। ये जो एरो फंक्शंस है, ठीक है, ये सिंपल एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है। तो रिएक्ट क्या बोलता है कि उस एरो फंक्शन से हमें एक रिटर्न टाइप होना चाहिए। हमारे जो फंक्शंस हैं, अगर उनको हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाना है, तो हर फंक्शंस के अंदर एक रिटर्न रिटर्न होना चाहिए, जिसमें से हम JSX रिटर्न करेंगे, डिप, ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनसाइड ऐप कंपोनेंट, ओके। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा, एक फंक्शन से जो रिटर्न करता है एक डिप को। अब ये डिप क्या है, HTML है, JSX, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, जस्ट समझ लो कि HTML ही है, ठीक है, बट ये HTML नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऐप का एक फंक्शंस लिखा सिंपली। अब इस ऐप के फंक्शंस को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया हमने। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स का मतलब है ये है कि हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक नेम्ड इंपोर्ट होता है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, इधर मैंने यहाँ पे किया इंपोर्ट, इंपोर्ट ऐप, और ऐप कंपोनेंट कहाँ से आता है, इससे, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, तो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अब मैं इस ऐप को लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हटाने के बाद ये इस तरीके से मैं अपने ऐप को रेंडर करा सकता हूँ, ओके। जो ये रेंडर कराने का जो सिंटैक्स है, ये कहाँ से आ रहा है, इसको कौन पहचान रहा है, इसको रिएक्ट पहचान रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इस रिएक्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे, let me check on UI, yeah, it is working, but it should not supposed to be work like this actually. Without React it should not able to identify, maybe ये React DOMs की वजह से कर रहा हो यहाँ पे, बट ये होना चाहिए। अगर लेट्स मी डू वन थिंग, अगर इसको मैं यहाँ से आई थिंक इन्होंने न्यू वर्जन्स में ये चेंजेस कर दिए हैं, ओके गुड। बट आपको हमेशा इंपोर्ट करना है React को टॉप पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमने अपनी एप्लीकेशन सेटअप किया, index.html में जाके हमने अपना ये पेरेंट लेवल ऐप कंपोनेंट्स बनाया। ऐप कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शन कंपोनेंट, जस्ट प्योर फंक्शंस हैं। और प्योर फंक्शंस हैं एक ऐसा फंक्शंस जो रिटर्न करता है एक कुछ व्यू, ओके। जब ये व्यू रिटर्न करता है, अब जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो हमें जब रेंडर कराना है UI पे, तो हम इस तरीके से इसको रेंडर करा सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप जाके देखते हैं कि ये क्या है, डिप। तो यहाँ पे अगर देखोगे, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि जो ये डिप है, ये HTML नहीं है, ये JSX है। JSX क्या है, JSX क्या है कि आप इस तरीके से समझ लो इसको कि रिएक्ट ने क्या है कि एक HTML जैसा सिंटेक्स प्रोवाइड कराया है, पर बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ये किस तरीके से चल रहा है, behind the scene, let me show you, not from here, we can do one thing कि let's go to the Reacts library documentation। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेवल्स के लिए सर्च करते हैं इधर, बेवल, या ये बेवल रेपल्स है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बेवल्स के रेपल्स को ओपन करेगा। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली में JSX क्या है। तो यहाँ पे जाके इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो कंप्लीटली, ठीक है। मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ, div हेलो वर्ल्ड, और इस div को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्ट्स का इन्होंने बेवल्स ने ट्रांसपाइल करके यहाँ पे प्रिंट कराया। जब हम रिएक्ट के अंदर JSX जो है इस तरीके से अगर यूज़ करते हैं, ये क्या है, JSX, ओके। तो JSX जो है यहाँ पे हम रिएक्ट जैसे यूज़ कर रहे हैं, सॉरी डिप जैसे, ये दिखने में लग रहा है कि HTML है, पर ये HTML नहीं है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है।
बेवल क्या है कि इसको ट्रांसपाइल करता है, ट्रांसपाइल करने के बाद इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों के दोनों जो हैं आपस में इक्विवेलेंट है। अगर मैं ये कॉपी करूँ इधर से और इसमें जाके अगर मैं डाल देता हूँ ना, इसको हटाओ यहाँ से ये, ओके, तो ये एप्लीकेशन एज इट इज़ वर्क करेगी। तो अब यूआई पे जो है हेलो वर्ल्ड दिखेगा। तो अपने ऐप पे चलते हैं, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड, ओके। तो अब समझ में आया ये चीज़ जो है कि ये जो है यहाँ पे जो डेव और H1 ये सारा का सारा जो हम लिख रहे हैं ये JSX है। बेवल जो है इसको ट्रांसपाइल करता है, ट्रांसपाइल करने के बाद इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद देखो ये रिएक्ट्स के एलिमेंट्स हैं डिव। अब जो रिएक्ट एलिमेंट्स डिव है ना, ये बनाता है आपके HTML एलिमेंट्स और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं। आई होप ये क्लियर हो JSX का। इसका कोई ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करने वाले हैं, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पता होना चाहिए। ओके, सो अभी तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रिएक्ट पता चल गया, रिएक्ट का प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है पता चल गया, रिएक्ट किस तरीके से स्टार्ट होता है ये आपको पता चल गया, JSX क्या होता है ये आपको पता चल गया, JSX को कौन ट्रांसपाइल करता है, बेवल ट्रांसपाइल करता है ये आपको पता चल गया। यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, वेबपैक यूज़ किया हुआ है। वेबपैक ये कौन वॉच मोड पर चला रहा है, वेबपैक चला रहा है। किस तरीके से वेबपैक इसको स्टार्ट करता है, वो SRC के अंदर जाता है, SRC के अंदर index.html फाइल्स को देखता है, वहाँ से ये अपना जो है स्टार्ट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है index.html सर्व होती है। index.html के अंदर एक डिव है जिसकी आईडी हमने दी हुई है, उसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को इंजेक्ट करा रहे हैं। अब तक हमने रिएक्ट्स किस तरीके से स्टार्ट होती है ये समझ लिया। अब पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं कि रिएक्ट्स में डेटा स्टोर करना है कंपोनेंट्स लेवल पर, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो रिएक्ट्स में डेटा स्टोर करने के लिए क्या है कि रिएक्ट एक यूज स्टेट प्रोवाइड कराता है हमें। और भी बहुत सारे वे हैं रिएक्ट में डेटा स्टोर करने के लिए, पर यूज स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब क्या हैं, ये एक हुक हैं, ठीक है। हुक क्या होते हैं ये हम पीछे समझेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना कर लो, जिसका नाम यूज से स्टार्ट हो वो हुक है, ओके। तो हम यहाँ चलते हैं कॉन्स्ट। अब जो ये हुक है इसको हम कॉल करते हैं यूज स्टेट, ठीक है। ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा। ये मेरा BS कोड, ये जो है स्ट्रिंग स्टोर करेगा और जो स्टार्टिंग्स वैल्यू है वो नल है। नल की जगह यहाँ पर डाल देते हैं कुछ भी, हेलो हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज स्टेट से आ रहा है ये, ओके। अब जो यूज स्टेट्स हमने कॉल किया, ये डेटा स्ट्रिंग टाइप यूज़ करता है जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग्स वैल्यू है वो ये हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। अब ये क्या करता है कि हमें दो चीज़ प्रोवाइड कराता है। पहली हमें ये क्या चीज़ कराता है, यहाँ पर डेटा। ये क्या है, डेटा जो ये होल्ड करेगा इस वैल्यूज़ को। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या कराता है, हमें एक प्रोवाइड कराता है सेटर, सेट डेटा। और ये जो नेम है हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे ABC रख सकता हूँ, ठीक है, सेट ABC रख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। बट हमेशा जो कन्वेंशन यूज़ किया जाता है वो एक मीनिंगफुल यूज़ करा जाता है। जैसे ये कुछ डेटा बिजनेस में कुछ डिफाइन कर रहा होगा तो उसका नाम रखो और फिर सेट से उसको सेट करने का नाम रख दो। जैसे मैंने इसका नाम मान लीजिए कि डेटा रखा है ना। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि मैसेज, जैसे मैंने रख दिया इसका नाम कि ग्रीट, है ना, ग्रीटिंग मैसेज, ओके। सो इसका जो करस्पॉन्डिंग हैंडलर है उसका नाम हो जाएगा सेट ग्रीटिंग मैसेज, इस तरीके से, ओके। ऐसा नहीं है कि ये कोई कन्वेंशन है, मतलब कि अगर ऐसा फॉलो नहीं करोगे तो ऐप ब्रेक हो जाएगी, नहीं ऐप ब्रेक नहीं होगी, बट ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आपको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब जो ग्रीटिंग मैसेज है इसको मान लीजिए मुझे इस JSX में दिखाना है, तो अगर JSX में इसको ऐसे डाल देता हूँ तो ये एज ए स्ट्रिंग्स लेगा। इसको समझ में नहीं आएगा कि ग्रीटिंग मैसेज जो है ये कोई वेरिएबल्स है या क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो हम लॉजिक्स लिख रहे हैं कोई वेरिएबल्स है या कुछ है, अगर उसको हमारे रिटर्न टाइम पे जो हम JSX रिटर्न कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमें प्रिंट कराना है, तो उसको प्रिंट कराने का तरीका क्या है कि इस तरीके से दो कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट करने हैं, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको पुट कर देना है,
अब क्या होगा कि जब इसको बेबल ट्रांसपाइल करेगा तो इसके जो मैसेज है वो इसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब देखते हैं यूआई पे क्या दिख रहा है। तो यूआई पे अगर आप देखोगे तो हेलो वर्ल्ड यूज स्टेट, ये यूज स्टेट जो है हमने यहाँ जो स्टोर किया है वो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें ये अपडेट करना है, तो अपडेट किस तरीके से होगा सेट स्टेट्स। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज ओके, सो लेट्स डू वन थिंग कि एक बटन क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं सेट को कॉल करके फिर से सेट कर देता हूँ तो वो कोई मतलब नहीं बनता। ओके, लेट्स डू वन थिंग कि सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट कॉल कर लेते हैं हम इधर। ओके, ये सेट टाइम आउट 500 के बाद कॉल होगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेट ग्रीटिंग मैसेज, यहाँ लिख देते हैं कि हाय देयर। ओके, अब यूआई पे चलते हैं। अब यूआई पे वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए, तो इसमें देखोगे आप तो मैसेज चेंज हो गया हाय देयर। ओके, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो कोई रिफ्रेश नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं आगे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखिए 5 सेकेंड के बाद सेट स्टेट कॉल होगा और वो मैसेज हाय देयर। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये चीज़ समझ में आया कि ये जो आपका जो मैसेज सॉरी ये जो डेटा ये जो आपका फील्ड्स है, ठीक है, ग्रीट मैसेज इसके करस्पॉन्डिंग हैंडल है। जब कभी भी हम इसको इन्वोक करेंगे तो वो किसकी प्रॉपर्टी सेट करेगा, इसकी। जहाँ जहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो उसको साथ ही के साथ सिंक में उसकी वैल्यूज़ को अपडेटेड कर देगा यूआई में। ओके, तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। इस तरीके से यहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह आप चाहो तो कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो ऑब्जेक्ट कर सकते हो स्टोर। ऑब्जेक्ट स्टोर किस तरीके से करना है, किस तरीके से टाइप डिफाइन करते हैं, वो हम पीछे देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो आई होप ये आपको समझ में क्लियर आया होगा। अब यहाँ पे सेट टाइम आउट को हमने इस तरीके से कॉल किया था। अगर इसको खुद से कॉल करना हो जैसे किसी बटन पर क्लिक करके तो किस तरीके से होगा। तो अब इसके अंदर चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके हम एक बटन क्रिएट करते हैं, बटन। ओके, इसका नाम रख देते हैं क्लिक मी। अब बटन जो है यहाँ पे जाके ये हमें एक क्लिक हैंडलर प्रोवाइड कराता है, ऑन क्लिक, सॉरी। अब ऑन क्लिक में क्या है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। ओके, ये सिंपल एक फंक्शन है। अब इस हैंडलर को सिंपली यहाँ से लेना है और इसको प्रोवाइड करा देना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी ये बटन क्लिक होगा, ऑन क्लिक इवेंट्स फायर होगा, ऑन क्लिक इवेंट्स फायर होगा तो इस हैंडल क्लिक फंक्शंस को कॉल करेगा। यहाँ पे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि सेट ग्रीटिंग मैसेज बटन क्लिक। ओके, ओके, लेट्स डू वन थिंग कि देखते हैं जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, इसको रिफ्रेश करो पहले, यूज स्टेट। ओके, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ बटन क्लिक मैसेज जो है उसका वो हमने चेंज कर दिया। अब दोबारा से क्लिक करता हूँ तो सेम मैसेज है, तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं इधर, लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि कॉन्स्ट एक न्यू प्रॉपर्टी रखते हैं, काउंट, सेट काउंट। ओके, अगेन यूज स्टेट, ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, नंबर टाइप का। ओके, इनिशियल्स डेटा जो है वो क्या रख देते हैं, नल और मे बी ज़ीरो। अब यहाँ पे जैसे ही ये क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद क्या है, ग्रीटिंग मैसेज हम अपडेट नहीं करेंगे अब। ओके, ग्रीटिंग मैसेज भी अपडेट करेंगे इसके बाद। लेट्स डू वन थिंग, हाइफन करके यहाँ पे उस अगेन दूसरी प्रॉपर्टीज को भी शो कर देते हैं, काउंट। ओके, और इस सेट काउंट्स को क्या है इधर रखते हैं, सेट काउंट
अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है किस तरीके से करनी है, काउंट प्लस वन, हमेशा एक प्लस वन करते चले जाओ। ओके, अब चलते हैं इधर। तो काउंट यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो, जैसे ही क्लिक किया वन, आगे क्लिक किया टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से हम इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये वैल्यूज़ को जो है स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, तो काउंट्स में वैल्यूज़ को हम स्टोर कर रहे हैं, हर बार एक प्लस वन करके दोबारा से काउंट्स को सेट कर देते हैं। तो आई होप आपकी समझ में ये यूज स्टेट आया होगा कि यूज स्टेट्स में किस तरीके से हमें डेटा स्टोर करना है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं हम अपना यूज इफेक्ट्स पे। यूज इफेक्ट, अब यूज इफेक्ट्स में क्या है, यूज इफेक्ट्स क्या है कि ये लाइफ साइकिल हुक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कि जब कुछ हो तो कुछ ऐसा कर देना। अब हम क्या करते हैं, लेट मी शो यू एक्चुअली। ओके, यूज इफेक्ट, मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स डू वन थिंग कि एक कंसोल लॉग लगाते हैं इधर। कंसोल लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, सेट काउंट, काउंट प्लस वन करते हैं इधर। ठीक है, ये देखना अब ये कुछ अजीब सा होने वाला है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट काउंट में हर बार काउंट प्लस वन लिखा मैंने इस फंक्शंस के अंदर। देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। अब जैसे यूआई पे देखोगे तो ये रुक ही नहीं रहा, ये इसको बढ़ाता ही चला जा रहा है, बढ़ाता ही चला जा रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि लेट मी स्टॉप फर्स्ट दिस थिंग। यस, ओके, सो इसका क्या मतलब है कि जो यूज़ इफ़ेक्ट है, ऐसे समझो कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट्स लोड होता है, लोड होते ही हो सकता है कि हमें कोई एपीआई कॉल मारनी हो डेटा के लिए या कुछ और फंक्शनैलिटी करना हो, तो उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट्स अगर मैंने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं कराई, ये इस तरीके से है, लेट्स सपोज़, ओके, तो ये इनफाइनाइट टाइम पे कॉल होता रहेगा, ये वाला जो फंक्शन है। इस फंक्शंस के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बार-बार होता रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने काउंट इंक्रीज़ किया था तो तुमने देखा कि काउंट को वो इन्फानाइटली इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड करा देते हैं, ये सेकंड आर्गुमेंट जो है यूज इफेक्ट का, पहला आर्गुमेंट होता है हैंडलर एंड सेकंड आर्गुमेंट होता है डिपेंडेंसी। इनसाइड डिपेंडेंसी जो सेकंड आर्गुमेंट है वो टाइप ऑफ एरे होता है। अगर यहाँ पे हमने एम्प्टी एरे प्रोवाइड किया है तो ये जैसे कंपोनेंट्स लोड होगा उसी समय कॉल होगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ग्रीटिंग मैसेज को लेते हैं, इसको हटाओ इधर से, ग्रीटिंग मैसेज यूज इफेक्ट कॉल्ड। ओके, सो यहाँ पे तुम देखोगे तो यूज इफेक्ट्स कॉल्ड अपने आप सेट हो गया। जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा एक बार यूज इफेक्ट कॉल होगा, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंसी में हमने कुछ प्रोवाइड नहीं कराया है। अब सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ डिपेंडेंसी में ये प्रोवाइड करा देता हूँ काउंट को। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है मेरा, इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब जब ये काउंट क्लिक होगा, ठीक है, जब जब इस काउंट की वैल्यू चेंज होगी, नॉट सॉरी क्लिक, जब जब इस काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो इस फंक्शंस को बार बार इन्वोक करो। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ बटन हम डाल चुके हैं, बटन पे हम क्लिक करेंगे तो उस क्लिक में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये वैल्यू जो है बार 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 ये जो फंक्शन है ये कॉल होता है या नहीं होता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करने के लिए लेट्स डू वन थिंग, यूज इफेक्ट कॉल, यहाँ पे मैं जो है काउंट को भी प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ से काउंट को हटा देते हैं। ठीक है, अब तुम इधर देखोगे तो मैंने काउंट यहाँ प्रिंट नहीं किया हुआ है, ग्रीटिंग मैसेज में ही हम काउंट को अपेंड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब जब ये काउंट चेंज होगा तब तब ये जो है ग्रीटिंग, ये जो फंक्शंस कॉल होना चाहिए, इसके अंदर हम ग्रीटिंग मैसेज को हम वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो हेयर, इफ़ यू सी हेयर, तो जो वैल्यूज़ है वो जीरो सेट होके आएगी इधर। क्यों, क्योंकि जैसे ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये भी रेंडर होगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो काउंट्स की जो वैल्यूज़ है वो 0 है और ये एक बार रेंडर हुआ 0 सेट हो गई। ओके, अब मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये 1 सेट हो गया। मैंने दोबारा से क्लिक किया फिर सेट हो गया 2, 3, 4, 5 ये। तो ये जो बार बार ये कॉल हो रहा है, ये कौन बार बार इसको जो अपडेट कर रहा है, ये किस में अपडेट हो रहा है? ये यूज इफेक्ट्स में अपडेट हो रहा है इधर। आई होप ये क्लियर हो, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं काउंट कहीं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, ग्रीटिंग मैसेज के अंदर ही अपेंड किया हुआ है। जब जब हम इस बटन को जब जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू हम यहाँ पे अपेंड करते हैं। काउंट इंक्रीज हुआ, काउंट ये चेंज हुआ, काउंट जैसे ये चेंज होगा तो यूज इफेक्ट्स का ये हैंडल फायर होगा और यहाँ पे जाके जो हमें साइड इफेक्ट करने हैं वो हम साइड इफेक्ट कर सकते हैं इधर। आई होप ये हुक प्रोवाइड कराने के लिए ये चीज़ आपको समझ में आई हो, साइड इफेक्ट्स के लिए हुक। अब यूज इफेक्ट से क्या है कि यहाँ से अगर हम रिटर्न करते हैं एक फंक्शन, ओके, सो इस फंक्शंस के अंदर हम क्लीन अप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये जो फंक्शन है यहाँ पर लिख देते हैं क्लीन अप। ये जो फंक्शंस है इधर जो हमने लिखा है ये कब कॉल होगा? जैसे ही ये कंपोनेंट्स जो है स्क्रीन से हटेगा तो ये वाला जो कंपोनेंट्स है वो कॉल होगा और क्लीन अप फंक्शन जो है वो कॉल होता है। ठीक है, क्लीन अप का फंक्शन में क्या रहता है कि जैसे हमें कुछ जैसे कंपोनेंट डिमाउंट हो रहा है तो हमें लेट्स से कि कुछ क्लियर अप करना हो रिसोर्सेज का या कुछ जो फंक्शनैलिटी करना हो वो हम इस फंक्शंस में यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है कि मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, सीधा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो कोई वे नहीं है कि इसको डिमाउंट कराने का, तो ये इसलिए मैं ये दिखा नहीं पाऊँगा अभी के लिए, बट आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को कि ये किस तरीके से इधर से क्लीन अप होता है। सो आई होप आपको ये रिएक्ट और यूज इफेक्ट समझ में आया होगा। अभी के लिए हमने सिंपल एक ही कंपोनेंट्स देखा है कि ऐप्स में डेटा कंपोनेंट्स किस तरीके से क्रिएट करें, फंक्शनल कंपोनेंट्स में किस तरीके से डेटा स्टोर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट मी डू वन थिंग। So let me do one cleanup. Let me delete this. Let me delete this thing from here. Let me delete this also. Okay. So greeting message यहाँ पे इसको भी यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि टू डू लिस्ट एप्लीकेशंस बनाते हैं हम इधर अपनी, तो इधर टू डू लिस्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे आप टू डू को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हमें। ठीक है, तो टू डू को स्टोर करने के लिए हम यूज इफेक्ट लेते हैं, सॉरी यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट्स में जो टू डू है वो टाइप ऑफ एरे होगा, तो एम्प्टी एरे प्रोवाइड करा दिया हमने अभी के लिए। यहाँ पे हम टाइप डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम दे देंगे टू डू लिस्ट, यहाँ पे सेट टू डू लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने सेट इधर टू डू लिस्ट किया, इधर सेट टू डू लिस्ट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब जो ये टू डू है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है कि एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हमें किस एरे तो हमने डिफाइन कर दिया, पर किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स ये एरे ये हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या है कि यहाँ कस्टम हमें ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए हम इंटरफेस यूज़ करेंगे, इंटरफेस। ओके, टू डू। अब इस टू डूज़ के अंदर क्या होगा, इस टू डू के अंदर सबसे पहले एक आईडी होगी। ठीक है, जो आईडी है वो टाइप ऑफ नंबर होगी। इसके बाद क्या है कि एक टेक्स्ट होगा जो बताएगा कि टू डूज़ के बारे में, और एक स्टेटस होगा कि ये डन है या नहीं है, ये टाइप ऑफ बूलियन होगी। ओके, तो हमने टू डू का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब इस टू डू का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये टू डू जो है टाइप ऑफ एरे है। ओके, अब यहाँ पे अब इस लेक्चर्स में हमने सीखा
कि कस्टम ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे एरे डिफाइन कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक यूज स्टेट क्रिएट कर लिया जो एक लिस्ट एरे ऑफ टू डू स्टोर करेगा। ओके, अब इस टू डूज में जो कुछ भी डेटा है उसको प्रिंट यहाँ पे हम करा देते हैं। ठीक है, टू डू लिस्ट के बाद इधर चलते हैं हम लोग। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रैप दिस इन H1, कॉपी दिस H1 या। सो यहाँ पे हमें टू डू लिस्ट करना है, तो टू डू को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बताया था, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जब कभी भी यहाँ पे एक्सेस करना है। अब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जाना है, इसमें टू डू लिस्ट लिखेंगे, टू डू लिस्ट डॉट मैप, मैप को यूज़ करना है। मैप क्या है, मैप एक फंक्शन है जो एरे पे हम यूज़ कर सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए मैप कॉल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टू डू आया। ओके, टू डू, और फिर यहाँ पे हम कुछ व्यू इसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न करेंगे इधर। ओके, मैप क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमें कुछ रिटर्न करना है। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, हम यहाँ से कुछ व्यू रिटर्न करने वाले हैं, डिव। इस डिव में हम क्या दिखा देंगे इधर। ठीक है, इस डिव का यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ, आईडी हम इसकी रख देते हैं कि टू डू डॉट ID। टू डू के ऊपर हमारी जो आईडी है उसी को यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी आईडी नहीं, अभी के लिए इसको हटा ही दो इधर से। आईडी कुछ नहीं होता है उधर, वो इनपुट टाइप इन सब पे आता है ना। यहाँ की होगा वो अभी के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस डिप के अंदर। डिप के अंदर सबसे पहले क्या दिखाते हैं, हम इधर एक व्यू प्रिंट करते हैं H5। ओके, इसमें टू डूज का मैसेज प्रिंट करा देते हैं, टू डू डॉट टैक्स, कि इस टू डूज का टैक्स क्या है। उसके बाद हम उसकी स्टेटस भी प्रोवाइड, लेट मी डू वन थिंग लाइक दिस, स्टेटस। अब इस स्टेटस को यहाँ पे हम इसको टू डू डॉट स्टेटस को भी प्रिंट कर देते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी कुछ भी कॉल नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे टू डू में कुछ है ही नहीं। तो टू डू में कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं इनिशियली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज, ओके, यहाँ पे लेट्स सपोज डू वन थिंग कि एक ओके, लेट्स डू वन थिंग, कॉन्स्ट इनिशियल टू डूज। ओके, ये एक एरे है, इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं। आईडी हो गई 1, टैक्स हो गया इधर, सॉरी टेक्स्ट हो गया कुछ फर्स्ट टू डू, और जो स्टेटस है, स्टेटस जो है वो हो गया ट्रू। ओके, अब इस टू डू का इधर यहाँ टाइप दे देते हैं जिससे ये टू डूज ऑफ एरे। ओके सॉरी, ये स्ट्रिंग है। देखा, यहाँ टू डू का टाइप देने से इतना फ़ायदा होगा कि वो बताने लग गया कि ये डेटा ही गलत किया है हमने। इसके बाद इसको इंस्टेड ऑफ एम्प्टी एरे असाइन इनिशियल टू डू। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमें फर्स्ट टू डू मिला और उसके करस्पॉन्डिंग ये स्टेटस है। लेट मी डू वन थिंग, फर्स्ट टू डू, इसको स्पैम में डालते हैं जिससे साथ में आए सारा का सारा। ओके, एंड इधर से ये हमें फर्स्ट टू डू मिला, ये टेक्स्ट है, और ये उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटस जो है अभी यहाँ पे हमने ट्रू। ओके, ये टू डू डॉट स्टेटस, इफ इट इज ट्रू मीन्स not done, sorry pending, if it is false it means done। ओके, तो ये टू डू जो है हमारा पेंडिंग है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरर देने लग गया कि हर जो चाइल्ड्स है लिस्ट के अंदर उस हर एक चाइल्ड्स पर की होनी चाहिए, ठीक है। ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर दें। यस, यहाँ पे क्या करना है कि एक की प्रॉप्स हमें डिफाइन करना है, क्योंकि ये चाइल्ड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर एक चाइल्ड्स को यूनिक आइडेंटिफायर देना है इधर। तो हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर क्या है, todo.id। ओके, तो वो एरर जो है अब इधर से, लेट मी रिफ्रेश दिस, अब इधर से वो एरर जो है चला गया। अब वो की क्या था, किस तरीके से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की टू डूज़ की, यहाँ पे हमने टू डूज़ दिखाया, उसके करस्पॉन्डिंग इधर स्टेटस दिखाया अपना। अब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शंस एक बटन डालते हैं इधर, सॉरी बटन, ओके, क्रिएट टू डू ऑन क्लिक, हैंडल क्रिएट टू डू। अब ये एक फंक्शंस है, इधर हम इस फंक्शंस को इधर यहाँ डिफाइन कर देते हैं। जब भी ये फंक्शंस कॉल होगा तो हम एक न्यू टू डू क्रिएट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने का सिंपल तरीका है, सेट टू डू कॉल करना है। सेट टू डू को कॉल करना है। ये किस टाइप क्या लेता है, एक ये लिस्ट लेता है, ओके। तो इसको लिस्ट देना है, जो एग्जिस्टिंग टू डू हैं उनको यहाँ पे आइटरेट कर देना है कि पहले एग्जिस्टिंग्स को कॉपी कर दो। एग्जिस्टिंग को कॉपी करने के बाद तुम चाहो तो लास्ट में या पहले अपना न्यू टू डू को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टू डू को ऐड कर लेते हैं हम। इसकी आईडी यहाँ पे असाइन करने के लिए लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे टू डूज की आईडी असाइन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी के लिए एक काम करते हैं कि कुछ स्टैटिक्स आईडी डाल देते हैं इधर। लेट मी डू वन थिंग कि जितने इसमें टू डूज हैं हमारे पास, लेट मी डू वन थिंग, टू डू लिस्ट डॉट साइज, सॉरी डॉट लेंथ, जो इसकी लेंथ है, सॉरी डॉट लेंथ +1, हमेशा एक बढ़ा के आईडी डाल दी। टैक्स न्यू टू डू एंड स्टेटस ऑलवेज लाइक ट्रू, ओके। सो ये सेट कर दिया। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्रिएट टू डू आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर न्यू टू डू क्रिएट हो गया हमारा, ओके। फिर से मैंने क्लिक किया तो फिर से एक और न्यू टू डू आ गया, फिर से क्लिक किया, तो इस तरीके से हम टू डू जो है क्लिक कर सकते हैं अपने, ओके। तो अभी के लिए टू डू ऐसे ही सिंपली आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इनपुट बॉक्स से रीड लेके हम यहाँ टू डू को असाइन कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो है। तो अभी के लिए मैं इस वीडियोस को यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ है, अभी हमने सिर्फ और सिंपल एक ही बनाना यहाँ पे सीखा है कि डेटा किस तरीके से, टू डू वूडू को अभी थोड़ी के लिए भूल जाओ, बस ये इस पे ध्यान दो कि डेटा किस तरीके से स्टोर करता है, फंडामेंटल किस तरीके से वर्क करते हैं, यूज इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से क्लिक हैंडल्स जो है हैंडलर उनको हैंडल करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। कस्टम डेटा इंटरफेस किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी की सारी हमने चीज़ें सीखी। अभी हमने सिर्फ एक कंपोनेंट्स लेवल पर बात की है, दो कंपोनेंट्स होंगे तो वो आपस में किस तरीके से बातचीत करेंगे, किस तरीके से डेटा शेयर होता है, ये सारी की सारी हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। तो अभी के लिए आप प्लीज़ ये मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लगा, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, और मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपकी बेटर समझ में आए। और ऑल्सो मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस मुझे फॉलो करना चाहिए आगे जो ये प्लेलिस्ट है या फिर नहीं। ओके, सो आई होप you enjoy this videos. Thank you.